नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 1 जनवरी 2026। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उसे डिस्कस करेंगे। हालांकि इस एपिसोड में हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों दिन की न्यूज कवर करेंगे और इसी के साथ शुरुआत करेंगे हमारे एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, परिणाम जो भी हो पर प्रयास लाजवाब होना चाहिए। और इसी के साथ हम देख लेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, मकर विलक्कू उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन थे, पहला, यह मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले सबरीमाला मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा के समापन का प्रतीक है। दूसरा, भगवान अयप्पा के पवित्र शाही आभूषण जिन्हें तिरुवभरणम के नाम से जाना जाता है, पोन्नम बलमेडु पहाड़ी से मंदिर में लाए जाते हैं। तीसरा कथन है, ऐसा माना जाता है कि यह भगवान अयप्पा का एक दिव्य रूप है जो पोन्नम बलामेडु पहाड़ी के क्षितिज पर दिखाई देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों या डी कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी केवल 2। इसमें से पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ शुरुआत करेंगे हमारी पहली न्यूज की। तो न्यूज है, डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोक्योरमेंट फॉर आर्मी एंड नेवी। और ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो भारत सरकार लगातार अपनी सेना को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सेना और नौसेना के लिए बड़े हथियार खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इसी के साथ इन समझौते की कुल कीमत जो है वो 4,666 करोड़ रुपए है। यह कदम देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक युद्ध की तैयारी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। इसी के साथ ये जो अनुबंध है, ये सारे अनुबंध जो है वो नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में साइन किए गए हैं, जहां पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी थी। और ये दिखाता है कि यह निर्णय सरकार के शीर्ष स्तर पर लिया गया है। अब इसमें जो समझौते किए गए हैं हम उनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला जो बड़ा समझौता है वो CQB कार्बाइन के बारे में है, सेना और नौसेना दोनों के लिए है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि CQB कार्बाइन होता क्या है। तो CQB का मतलब होता है क्लोज क्वार्टर बैटल, यानी कि नजदीकी लड़ाई, सीमित जगह जैसे कि शहर, इमारत, जहाज, जंगल अभियानों में इससे निर्णायक लाभ मिलता है। भारतीय नौसेना के लिए 2,770 करोड़ रुपए मूल्य की 4.25 लाख से अधिक CAQB कार्बाइन और सहायक उपकरण खरीदे जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन्हें किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो इसे भारत फोर्ज लिमिटेड, PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड दोनों के द्वारा निर्मित किया जाएगा और दोनों भारतीय कंपनियां हैं। महत्व भी समझ लेते हैं। तो ये कार्बाइन पूरी तरह स्वदेशी हैं, पुराने और कम ताकतवर हथियारों की जगह लेंगी। CQB कार्बाइन कॉम्पैक्ट डिजाइन, उच्च मारक क्षमता और बढ़ी हुई मारक क्षमता प्रदान करती है। अब इससे सेना को क्या फायदा होगा। तो आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में बढ़त होगी, शहरी युद्ध में आसानी होगी, सीमित जगहों में तेज और प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलेगी, जवानों की सुरक्षा और ताकत दोनों ही बढ़ेगी। और देश को क्या फायदा होगा। तो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, छोटे और मध्यम उद्योगों को फायदा होगा, भारत का रक्षा निर्माण इकोसिस्टम मजबूत होगा। अब दूसरे अनुबंध की बात कर लेते हैं। तो दूसरा बड़ा समझौता है जो वह हैवी वेट टॉर्पीडो से संबंधित है, जिसकी कीमत लगभग 1,896 करोड़ रुपए है। और ये इटली की WASS सबमरीन सिस्टम SRL के साथ भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी यानी प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बियों के लिए 48 हैवी पैड टॉर्पीडो और संबंधित उपकरणों की खरीद और एकीकरण के लिए किया गया। और इस खरीद से इस श्रेणी की नौसेना की 6 पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। अब समझते हैं कि हैवी वेट टॉर्पीडो जरूरी क्यों है। तो दरअसल ये दुश्मन की पनडुब्बी और जहाजों को नष्ट कर सकते हैं, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता होती है, आधुनिक तकनीकी से लैस हैं और साथ ही साथ समुद्र के अंदर युद्ध में ये निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। अब अप्रैल 2028 से डिलीवरी इसकी शुरू होगी और 2030 तक इसकी जो है डिलीवरी पूरी की जाएगी, यानी कि 2028 से 2030 तक इसकी डिलीवरी पूरी की जाएगी। अब समझते हैं कि नौसेना को इससे क्या ताकत मिलेगी। तो पनडुब्बी युद्ध क्षमता में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत होगी, दुश्मन पर नजर और जवाबी हमला ज्यादा प्रभावी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की बात करें तो 25 से 26 में रक्षा मंत्रालय ने अब तक 1,82,492 करोड़ की पूंजीगत अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के रक्षा बलों के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। तो ये था हमारा पहला न्यूज। अब आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारी अगली न्यूज को। न्यूज है, HAL एंटर्स सिविल मार्केट विद ध्रुव NG हेलीकॉप्टर। ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेंगे।
तो बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मंगलवार को बीते दिनों भारत के नागरिक उड्डयन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जब ध्रुव न्यू जनरेशन NG हेलीकॉप्टर ने बेंगलुरु में HAL के हेलीकॉप्टर डिवीजन में अपनी पहली सफल उड़ान भरी। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नागरिक हेलीकॉप्टर बाजार में औपचारिक प्रवेश और नागरिक उड्डयन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का भी संकेत है। आपको बता दें, अब इसकी कुछ विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो इसका वजन जो है वो 5.5 टन है और ये काफी हल्का है, 2 इंजन वाला है। साथ ही साथ ये बहुभूमिका वाला हेलीकॉप्टर है जिसे भारत के विविध और चुनौतीपूर्ण भूभागों में संचालन के लिए इंजीनियर किया गया है। और इसी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने HAL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक DK सुनील, DGCA के संयुक्त महानिदेशक मनीष कुमार, पवन हंस लिमिटेड के CMD संजीव राजदान और HAL के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अब समझते हैं कि ये काम कहाँ आता है। ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये काम कहाँ आएगा। तो ये पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, समुद्री क्षेत्र, दुर्गम और कठिन भूभाग, यानी कि यह हेलीकॉप्टर भारत की भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि इस मौके पर HAL को एक और बड़ी सफलता मिली है। DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शक्ति सिविल इंजन के स्वदेशी निर्माण को प्रमाणित किया और ये ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि भारत में बना ये पहला एरो इंजन है जिसे DGCA ने नागरिक उपयोग के लिए प्रमाणित किया है। यानी कि अब भारत में हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि नागरिक विमान इंजन भी खुद बना रहे हैं। और इसी के साथ अगली न्यूज है, सिक्योर्ड ओवर 92% कन्विक्शन रेट एंड क्रैक्ड की टेरर केस इज इन 2025 NIA। तो ये जो टॉपिक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA भारत की सबसे अहम आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है। अब साल 2025 में NIA ने जो काम किया उसे साबित किया कि भारत आतंकवाद, संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। अब कुछ आंकड़ों को भी समझ लेते हैं। तो NIA ने 2025 में 92% से अधिक दोष सिद्धि दर हासिल की है, यानी कि कई हाई प्रोफाइल आतंकवादी मामलों का समाधान किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यर्पण में बड़ी सफलता पाई है। और इसी के साथ ये समझते हैं कि 92% से ज्यादा दोष सिद्धि दर क्यों खास है। तो आपको बता दें कि दोष सिद्धि का मतलब होता है जितने मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है उनमें से कितनों में अदालत ने दोषी ठहराया है। भारत की किसी भी जांच एजेंसी के लिए 92% से अधिक कन्विक्शन रेट बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ NIA के द्वारा वर्ष के दौरान दर्ज किए गए कुल 55 मामले थे जिसमें कि विभिन्न प्रमुख श्रेणियों के अपराधों के अंतर्गत कुल 276 गिरफ्तारियां की गई। एजेंसी ने 2025 में 66 दोष सिद्धि दर्ज की है। आप देख सकते हैं कि ये 66 दोष सिद्धि दर्ज की और 320 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए और साथ ही फरार आतंकवादियों और अपराधियों से जुड़ी 12 संपत्तियों को जब्त किया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और डेटा को भी समझ लेते हैं। तो अब हम समझेंगे अपराध श्रेणीवार गिरफ्तारियां, यानी कि विभिन्न प्रमुख श्रेणियों के अपराधों के अंतर्गत कुल 276 गिरफ्तारियां की गई, जिसमें जिहादी मामलों में 67 आरोपी थे, वामपंथी उग्रवाद मामलों में 74 थे, पूर्वोत्तर में विद्रोह के मामले में 37 थे, खालिस्तान समर्थक संगठनों या तत्वों के खिलाफ मामलों में 28 थे, गैंगस्टर संबंधी मामले में 11 थे और अन्य मामलों में 59 गिरफ्तारियां की गई। और ये दिखाता है कि जांच काफी मजबूत तरीके से हुई है और सबूत पुख्ता थे और केस कोर्ट में टिके। अब इसी के साथ NIA की एक और उपलब्धि है, लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्यर्पित करना था, जो कि 2022 से फरार था। एजेंसी ने इस वर्ष वामपंथी उग्रवाद के सदस्यों और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ 9 जांच शुरू की और उनमें से 34 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। प्रमुख आतंकी और संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ तलाशी अभियान के परिणाम स्वरूप 200 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों से जुड़े सीमा पार मानव तस्करी के मामलों के साथ साथ लाओस और कंबोडिया के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में भारतीय युवाओं को साइबर गुलामी में धकेलने के मामलों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि NIA ने अपनी जांच को मजबूत करने और अपनी क्षमताओं का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी और परिचालन संबंधी प्रगति भी की है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया UAE मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूड्स इन अबू धाबी। ये जो टॉपिक है आपके GS पेपर 2 IR से संबंधित है, साथ ही साथ GS पेपर 3 डिफेंस से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात की गई, डेजर्ट साइक्लोन 2 के बारे में यहाँ पर बात की गई। तो इसका हाल ही में समापन हुआ है और भारतीय सेना और UAE थल सेना के बीच गहन संयुक्त प्रशिक्षण की सफल
परिणति का ये प्रतीक है, जो कि 18 से 30 दिसंबर तक अबू धाबी में आयोजित किया गया था, अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में। और ये दूसरा संस्करण था जिसमें दोनों देशों के बीच गहरी होती रक्षा साझेदारी की पुष्टि की गई और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को उजागर किया गया। इसी के साथ भारतीय दल में 45 जवान शामिल थे, जिनमें मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के जवान थे, जबकि यूएई थल सेना का प्रतिनिधित्व जो है कि 53 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन द्वारा किया गया था। अब समझते हैं इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना, पारस्परिक विश्वास और परिचालन तालमेल को सुदृढ़ करना, शहरी युद्ध परिदृश्यों में संयुक्त क्षमता विकसित करना, संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत उप पारंपरिक अभियानों पर प्रशिक्षण। सैनिकों ने शहरी क्षेत्रों में प्रगतिशील व्यावहारिक अभ्यास किए, जिनमें कमरे में घुसपैठ और इमारतों को खाली किया गया, हेलीकॉप्टर से संचालन किया गया हवाई हमले और प्लाटून स्तर के संयुक्त हमले के अभ्यास शामिल थे। दोनों सेनाओं ने कमरे में घुसपैठ और उसे खाली कराने के अभ्यासों का आदान प्रदान और पूर्वाभ्यास किया, जिससे रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं का मानकीकरण संभव हुआ। अब ये जो पूरा अभ्यास है, इसके रणनीतिक महत्व को भी समझ लेते हैं। तो इंडिया और यूएई रक्षा साझेदारी को मजबूती मिलेगी, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा, मध्य पूर्व क्षेत्र में भारत की सैनिक कूटनीति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए तैयारी में सुधार भी देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से ये टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है कि 6 लेन कॉरिडोर इन महाराष्ट्र अप्रूव। ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट से संबंधित है। तो न्यूज को ऐसे समझ लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी मॉडल के तहत 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है और इस परियोजना का नाम है नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर। इसके निर्माण को मंजूरी दी गई है और आपको बता दें कि इसकी कुल लंबाई 374 किलोमीटर है और लागत की बात करें तो इसकी लागत 19,142 करोड़ रुपए है। ये परियोजना नासिक और सोलापुर सहित कई शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो आगे चलकर आंध्र प्रदेश के कर्नूल से जुड़ेंगे। इस कॉरिडोर को वधावन बंदरगाह इंटरचेंज के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, नासिक में आगरा मुंबई कॉरिडोर से और नासिक के पास मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाली समृद्धि महामार्ग से जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि प्रस्तावित कॉरिडोर पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक संपर्क स्थापित करेगा और इससे की यात्रा का कुल समय वर्तमान 31 घंटे से लगभग घटकर 17 घंटे हो जाएगा और इसी के साथ लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नासिक, सोलापुर जैसे शहरों का आर्थिक एकीकरण होगा। वधावन बंदरगाह की कनेक्टिविटी में सुधार देखने को मिलेगा। अब इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व भी है। कैसे? तो ये पीएम गति शक्ति और भारतमाला परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप बनाया गया है। पूर्व पश्चिम आर्थिक गलियारे को मजबूती मिलेगी इससे और इसी के साथ साथ निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी ये सहायक है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए दुबई, बी शारजाह, सी अबू धाबी या डी अल एन। और ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।